Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स गारंटेड आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि बहुत इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए 20 डेज टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। ये सवाल आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ना सिर्फ एमपी सेट के पीवाई क्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाई क्यूज भी इस टेस्ट में हम प्रोवाइड करवाते हैं। गारंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जो कि है एमपी सेट पेपर वन टेस्ट सीरीज। जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। आपके पास दो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस बेहतर क्वालिटी के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप इन दोनों नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो सबसे पहला सवाल कम्युनिकेशन यूनिट से है, जिसमें कि एक तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके एप्लीकेशंस या फिर हम बोल सकते हैं उनके एग्जांपल्स दिए हैं। तो सबसे पहले है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में आपको पता होगा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ पीपल है जो सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इसमें सब लोगों को बराबर की इंफॉर्मेशन शेयर करने का अधिकार होता है। आगे है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल यानी कि अपने आप से, जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा हो, मन में कोई विचार कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या फिर शीशे के सामने रहकर कोई डायलॉग्स को प्रैक्टिस कर रहे हो, वो इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जहां पर एक व्यक्ति अगले किसी दो व्यक्तियों से बात कर रहे हो, वो इंटरपर्सनल होता है। और मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग ग्रुप कम्युनिकेशन की तरह होते हैं, लेकिन इसमें सेंडर सिर्फ एक ही होता है और रिसीवर यानी कि बात को सुनने वाले व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। तो अब देखते हैं। डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप से, और मेडिटेशन में कोई एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम मन में कुछ विचार करते हैं। तो हम डी को सेकंड से मैच करेंगे और आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर डी का सेकंड करेक्ट आंसर है। तो इजीली हम पहुंच गए अपने सही उत्तर तक, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजीज in the development of computers based on first to fourth generation of computers। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर ए से डी तक चार ऑप्शंस दिए हैं और आपको बोला है कि कंप्यूटर की जनरेशन्स में जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उनको हमें फर्स्ट से फोर्थ तक अरेंज करना है। यानी कि सबसे पहले हमें यह बताना है कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में मेजर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी, फिर हमें बताना है कि सेकंड में कौन सी यूज हुई थी। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसकी एक ट्रिक होती है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अमित। ठीक है, इस ट्रिक का नाम है अमित। तो इसमें हमें क्या करना है, अमित में ये जो है ये फिफ्थ जनरेशन है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और सबसे पहले आता है वी। ठीक है, तो वी का मतलब है वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का नाम है वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड आ गई टी से ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद है आई से इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद फोर है माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और फिफ्थ में आता है ए, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस, सी ए डी एंड बी। सी ए डी बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। सिमिलरली जैसे आपसे अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी पूछा गया है, आपसे पीरियड भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो कितना था। तो ये आप लोगों को जरूर पढ़कर जाना है और इसको याद रखने का जो तरीका है ये मैं ऑलरेडी अपने डिटेल्ड वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप ऐप में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 on plagiarism, which of the following similarities constitute level 1 plagiarism? very very easy question, डायरेक्ट सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, देखो यूजीसी ने प्लेजरिज्म से रिलेटेड रेगुलेशन 2018 बनाया है, जिसमें कि प्लेजरिज्म के चार लेवल है, लेवल 0, 1, 2 एंड 3।
अब आपसे इसकी रेंज पूछी है लेवल 1 की रेंज। तो देखो आपको सिर्फ इतना याद रखना था इस सवाल में कि लेवल 0 की रेंज क्या होती है। सो लेवल 0 की रेंज होती है 0 से लेकर के 10%। लेवल 1 की रेंज होती है 10 से 40%, लेवल 2 की रेंज होती है 40 से 60% और लेवल 3 की रेंज होती है 60% या उससे ज्यादा। आपसे पूछा है लेवल 1 के बारे में। ठीक है, सो लेवल 1 में है 10 से 40%। तो 10 से 40% के बीच में क्या है? ये सिर्फ 3 ऑप्शंस है, दैट इज ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई। तो इजीली हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आसान था सवाल, बस आपको ये एक छोटा सा टेबल याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हर सवाल समझ भी आ रहा है और ये सीरीज कंटिन्यू करना भी चाहते हो। तभी मैं बाकी के शिफ्ट्स के पेपर भी आपके लिए लेकर आऊंगी यूट्यूब पर ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड? अब बहुत आसान सवाल ये है। एक ही नेशन में स्टूडेंट का एक ही आईडी कार्ड होगा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है। ठीक है। अब आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड क्या स्टूडेंट्स के लिए ही बना है? नहीं बना है, तो ये नहीं होगा। पैन कार्ड भी क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना है? स्टूडेंट का आईडी कार्ड है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली वोटर आईडी कार्ड भी सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। है ना? तो करेक्ट आंसर तक हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, अपार कार्ड। हम लोगों ने एबीसी के बारे में सुना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में सुना है। उसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ये कार्ड स्टूडेंट्स का बनता है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। इससे आप किसी भी अपने इंडिया में किसी भी कॉलेज में किसी भी स्टेट में जाकर कभी भी एनरोल हो सकते हो। आपका जो आईडी है वो वैलिड रहेगा हर स्टेट में जाकर के। ठीक है। अपार की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी गई थी किसी दूसरी शिफ्ट में, जो कि है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है। और आप लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के बारे में तो सुना ही होगा। तो एनईपी 2020 के अंदर ही एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अनाउंस हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी के अंदर फिर अपार आईडी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये जो पीडीएफ है, जैसे एक्सप्लेनेशन है, ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए या गिवन नंबर्स पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। which of which is the first newspaper published in India in modern times? 2019 का सेम क्वेश्चन है, एज इट इज आया है। सो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है वो है हिकीज बंगाल गैजेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टीजर भी बोला जाता है। इट वॉज एन इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन कोलकाता, दैट इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, the first newspaper printed in Asia and was published for 2 years between 1780s and 82। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया है। ठीक है, ये नंबर सीरीज और लेटर सीरीज मैंने आपको हमेशा बताया है, तो ये लेटर सीरीज का सवाल है। आपको ये वर्ड्स दिए हैं, आपको इस टर्म को डिकोड करते हुए इसका यूनिक कोड यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में सर्च करना है। सो इसमें अगर हम एक भी वर्ड को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत इजीली हमें आंसर मिल जाता है। सो क्यू यू ए के ई से शुरू करते हैं। ठीक है, क्यू यू ए के ई। तो इसमें जो सीक्वेंस था, ठीक है, इसमें जो सीक्वेंस था वो ये निकल कर आया था कि हमें स्विच करना था, क्यू से रिलेट करना था यहाँ वाली टर्म को, तो हमने यू को रिलेट कर दिया। डिफरेंस इनमें 4 का था। अब क्यू और यू के बीच में 4 का डिफरेंस आ गया था, तो डायरेक्टली देखो आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। यू से हमें ये मिल चुका था, यहाँ पर अगर हम आगे देखें, IEYOU। ठीक है, तो क्यू से यू के बीच में जो है वो हमारे पास 4 वैल्यूज का डिफरेंस था। सिमिलरली ई और आई के बीच में भी अगर देखेंगे तो 4 वैल्यूज का डिफरेंस था। तो यहाँ पर सिर्फ यही रिलेशन बन रहा था। आगे जब हम यू और ओ को देखेंगे तो इनके बीच में 6 वैल्यूज का डिफरेंस था। सिमिलरली के और ई के बीच में भी 6 वैल्यूज का डिफरेंस था। तो इस तरीके के रिलेशन को फॉलो करते हुए हमें करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल गया था। तो जो सीक्वेंस मैंने आपको इस सीरीज में बताया, वही सीक्वेंस अगर हम बाकी के ऑप्शंस में फॉलो करते तो हमें आंसर मिल जाता। ठीक है,
Next question, a researcher decides to tell participants something false about a research session in order to mislead them. The researcher is using what? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है जो कि पिछले 1-2 सालों से ही पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक रिसर्चर है, जैसे मान लीजिए आप लोग रिसर्चर हो, मेरे अंडर रिसर्च करने आ रहे हो, और मैंने डिसाइड कर लिया कि जो आप पार्टिसिपेंट हो, मैं आप लोगों को क्या करूंगी, फॉल्स इंफॉर्मेशन बताऊंगी। ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन बताऊंगी अबाउट रिसर्च सेशन, ताकि मैं आपको मिसलीड कर सकूं। तो ऐसे में रिसर्चर, यानी कि ऐसे में एक रिसर्चर ने क्या किया, ऐसे में एक रिसर्चर ने एक्टिव डिसेप्शन का यूज किया, सक्रिय धोखा दिया। ठीक है, सक्रिय धोखा ऐसे केस में आपने किया है। सो एक्टिव डिसेप्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू intentionally misleading participants about the true purpose of the research। रिसर्च का सही पर्पस क्या है, ठीक है, वो आपको नहीं बताकर कुछ और अगर बताया जा रहा है और आपको मिसलीड किया जा रहा है, उसको एक्टिव डिसेप्शन बोला जाता है। इट इज समथिंग डन टू अवॉइड बायस और टू प्रिवेंट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम altering their behavior in response to knowing the true purpose of the study। अब इसके पीछे करने का क्या कारण होता है? अब कई बार ये रहता है ना कि मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूं और मैं आपके पास आई हूं कोई क्वेश्चन लेकर के, मुझे लगा कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिसर्च का ये टॉपिक है, या फिर आपका हो सकता है बिहेवियर भी चेंज हो जाए। ये बहुत बार ऐसा होता है कि रिसर्चर में पार्टिसिपेंट का बिहेवियर बहुत बार चेंज हो जाता है, जब उनको ये पता चलता है कि उनको रिसर्च में एज अ सैंपल यूज किया जा रहा है। तो वो चीज अगर सामने वाले पर्सन को, उस पार्टिसिपेंट को पता ना चले, तो इसके लिए एक्टिव डिसेप्शन करना जरूरी भी होता है। ये बेसिकली जब भी हम पब्लिक सर्वे कर रहे होते हैं, स्पेशली सोशल साइंसेस में, तो उस समय एक्टिव डिसेप्शन को बहुत बार यूज किया जाता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने ली है। उसमें ये पूछा गया था कि क्या एक्टिव डिसेप्शन सर्वे बेस्ड रिसर्च जो कि सोशल साइंस में होता है उसमें यूज किया जाता है या नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल इसमें यूज किया जाता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फोक ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। आपको पूछा है कि फोक ट्रेडिशन जो है इंडिया में कम्युनिकेशन का, उसमें से इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अब देखो, पारम जो है, परंपरा जो है उसमें सिनेमा को तो इंक्लूड नहीं किया जाता। यात्रा भी एक पुरानी टर्म है, ट्रेडिशनल टर्म है। रामलीला भी कम्युनिकेशन करने का, किसी को कोई इंफॉर्मेशन देने का एक पुराना तरीका है। कुंभ मेला भी एक पुरानी टर्म है, लेकिन सिनेमा नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक लगाकर आप इस सवाल का जवाब पेपर में ढूंढ सकते थे। ठीक है, सो ये जिस शिफ्ट का पेपर है, ये बहुत आसान क्वेश्चंस इसमें आए हैं, कुछ शिफ्ट्स में टफ भी आए थे, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीआरएफ, द क्रेडिट लेवल अर्न्ड आफ्टर डॉक्टरल डिग्री पीएचडी विल बी व्हाट। सो पीएचडी डिग्री, डॉक्टरल डिग्री का जो भी क्रेडिट लेवल है, वो क्या डिसाइड किया गया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। सो ये डिसाइड किया गया है 8, आपको याद रखना है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हायर एजुकेशन का एक सवाल है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी कि जितनी भी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको पढ़नी है कि कहाँ पर लोकेटेड है, कब बनी, इंडिया में है या इंडिया से बाहर अभी जा चुकी है, अभी भी एज अ यूनिवर्सिटीज ये सब सर्व कर रही हैं या डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ये सब हमें पढ़कर जाना है। तो एंशियंट इंडियन इंस्टीट्यूट्स में ईस्ट टू वेस्ट अगर हम अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले ईस्ट में आती है विक्रमशिला, फिर आती है नालंदा, फिर आती है शारदा पीठ, देन वी हैव तक्षशिला। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस जगह पर लोकेटेड है, ये सब ऑलरेडी डिटेल्ड लेक्चर में मैं पढ़ चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं कमेंट में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, आगे है, टू रिकॉर्ड वॉइस नरेशन ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन योर कंप्यूटर मस्ट हैव। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आवाज रिकॉर्ड करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत होगी, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए, साउंड कार्ड की जरूरत होगी, ऑब्वियसली जहां पर हम साउंड को स्टोर करेंगे वो चीज के लिए साउंड कार्ड की जरूरत है। इंटरनेट कनेक्शन, नो, अगर हमें लाइव सेशन लेना हो तभी सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, अभी हमें सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करनी है।
ठीक है। सो एक साउंड कार्ड होगा बट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, तो ए का पक्का है कि ए होगा ही होगा। इस ऑप्शन में ए नहीं है तो डिलीट कर दो, इस ऑप्शन में भी ए नहीं है तो डिलीट कर दो, ठीक है। आगे बोला है कि बी नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शंस में बी नहीं है, ठीक है। स्पीकर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? स्पीकर्स तो सुनने के लिए काम आएगा, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगी, आपको सुनना होगा, अगर ये वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ तो आपको स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, ना कि मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो स्पीकर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए एंड ई ओनली। माइक्रोफोन यानी कि माइक, जिससे मैं बोलूंगी, और साउंड कार्ड जिसमें कि मेरा साउंड स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्वयं प्रभा? तो स्वयं प्रभा क्या है? डीटीएच चैनल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है, जिसमें अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग अभी 40 चैनल्स हो चुके हैं ऐड, ठीक है। सो स्वयं प्रभा के रिगार्ड में सही स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय श्री अब्दुल कलाम आजाद, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो अब्दुल कलाम आजाद ने तो नहीं किया था, ये तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है प्लेटफॉर्म, ठीक है। सैटेलाइट है ये, जिसमें कि एजुकेशनल कंटेंट डीटीएच चैनल्स के थ्रू दिया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनफ्लिपनेट गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, वहां से इसको मेंटेन किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्वयं प्रभा का कंटेंट नेपटेल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी और इग्नू के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि स्वयं प्रभा एक इनिशिएटिव है, करंट इनिशिएटिव है, और एपीजे अब्दुल कलाम ने तो इसको बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लेना है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड में जो वेरिएबल्स होते हैं, स्केलिंग वेरिएबल्स होते हैं, वो पूछा गया है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो वेरिएबल, ठीक है। सो देखो, नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है? एथनिसिटी, मेल फीमेल, अगर हमें इस तरीके से डिवाइड करना हो तो उसके लिए नॉमिनल वेरिएबल को यूज किया जाता है। ऑर्डिनल वेरिएबल होता है ऑर्डर में अरेंज करना है अगर किसी चीज को, तो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कितना है उसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इंटरवल होता है इक्वल गैप के बाद ईयर ऑफ डेथ, ये एक इंटरवल है कि कोई पर्सन 1993 में अगर बॉर्न हुआ है तो इंटरवल कब उनकी डेथ हुई, ठीक है। और रेशो क्या होता है? वेट होता है, आपका ये वेट बता रहा है। तो बहुत आसान और डायरेक्ट सवाल ये था। आगे है, कुछ इंटरनेट टर्म्स दी हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ब्लॉग बोला है, हम लोग जो यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखते हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो होता है व्लॉग, ये ब्लॉग है। डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। ब्लॉग जो है वो आप अपनी अगर कोई छोटी सी वेबसाइट बनाते हो, कोई भी इंफॉर्मेटिव, चाहे होम रेमेडीज बता रहे हो, चाहे कोई पेपर की तैयारी करवा रहे हो, वो ब्लॉग होता है, ठीक है। सो ब्लॉग यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। सो एक पर्सनल इंटरनेट जर्नल होता है ब्लॉग, ठीक है। सो ए को अगर हम फोर्थ से मैच करेंगे तो देखो यहीं से हमें आंसर मिल गया, ठीक है। पॉडकास्ट, आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब लोग पॉडकास्ट बहुत सारे सुनते होंगे, तो पॉडकास्ट क्या होता है? अ सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल्स, ठीक है। छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे कंटेंट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिलती है, तो इसीलिए हमें आंसर मिल गया। टैगिंग का मतलब है अ टाइप ऑफ बुक मार्किंग वेयर अ यूजर मार्क अ वेब पेज, जैसे हम बुक मार्क पेज में अपनी नोटबुक में यूज करते हैं, वैसे टैगिंग होता है वेबसाइट्स में जो पेजेस को बुक मार्क किया जाता है। और विकीज क्या होता है? अपने वेब पेजेस को ब्राउजर की मदद से अगर आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, तो वो उसको विकीज बोला जाता है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट सवाल था। आगे है, थ्री मेजर एक्शंस इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो तीन मेजर प्रोसेसेस पर उनको ध्यान देना होता है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है रिसीविंग, ऑब्वियसली जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव भी तो करनी पड़ेगी, सेंड भी तो करनी पड़ेगी। अब मैं और आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं कोई इंफॉर्मेशन आपको सेंड करूंगी, तभी तो आप रिसीव करोगे। तो ए और बी तो पक्का होंगे ही, यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर भी बी नहीं है, तो ये तीन ऑप्शंस डिलीट हो गए। करेक्ट आंसर तक पहुंच गए ए, बी एंड डी। डी का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, कि समझना। सेंडर ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आपने उसको रिसीव तो कर लिया, इंटरप्रेट करने का मतलब है आप उसको समझे या नहीं, ठीक है, व्याख्या उसकी आपने करी या नहीं।
एनालिसिस करना ऑप्शनल होता है, रिव्यू करना भी ऑप्शनल होता है। आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस तो कंपल्सरी होते ही हैं कम्युनिकेशन के दौरान। Which among the following fuels produces least amount of soot particles during combustion? So आपको ऑप्शंस में 4 फ्यूल्स यानी कि 4 ईंधन के नाम दिए गए हैं, जिसमें कहा है कि जब इन ईंधनों को जलाया जाता है, इनका दहन किया जाता है, तो इनमें से कौन सा वो ईंधन है जो सबसे कम अमाउंट ऑफ सूट पार्टिकल्स को रिलीज करता है? ऑप्शंस है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज में ये पढ़ा था कि जितनी भी नेचुरल गैसेस होती हैं, जब भी उनको जलाया जाता है तो सबसे कम फ्यूल्स जो है वो सबसे कम सूट पार्टिकल्स वो रिलीज करती हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। और यही सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सूट पार्टिकल्स कौन रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो भी सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी मैक्सिमम पॉल्यूशन जो है प्रोड्यूस करते हैं, एंड नेचुरल गैसेस मिनिमम पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स की पेपर 1 की तैयारी के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूं, जिसका न्यू बैच 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। इस बैच में हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। साथ ही प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करवाते हैं, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि किस टॉपिक में से कैसे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। अपडेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से आपको एज इट इज सवाल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर दिसंबर एग्जाम के साथ आपका टारगेट है कि आप जून 2025 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो भी आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स रहेगा। एंड यहाँ पर आपको एक नंबर दे रही हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस का एक्सेस जरूर कर लीजिए, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही स्टूडेंट्स आप कंटेंट पर जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके लिए यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको अपडेटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको इजी ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट भी है, जिसमें से आपको सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन 1916? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार पूछा गया है कि 1916 में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय है, एक तो देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये स्टेटमेंट तो पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ई तो पक्का होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर ई नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर ई नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ई होगा। देन वी हैव पटना यूनिवर्सिटी, ये 1960 में 16 में एस्टैब्लिश नहीं हुई है। तो डी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, और इजीली हम सही उत्तर तक पहुंच गए, दैट इज बी, सी एंड ई। ठीक है, आप यहाँ पर विमेन्स यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तीनों 1916 में एस्टैब्लिश हुई हैं। Which of the following criteria in research relates mainly to the issue of causality? बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपसे पूछा है कैजुअलिटी किससे रिलेटेड होती है? ट्रांसफरेबिलिटी, मेजरमेंट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी या इंटरनल वैलिडिटी। सो देखिए, कैजुअलिटी ट्रांसफरेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना। वैलिडिटी में भी हम लोगों ने मेजरली जो अलग अलग नाम आपको बताए थे, वो एक्सटर्नल और इंटरनल के बताए थे। तो मेजरमेंट वैलिडिटी भी एक इसका गलत उत्तर होगा। अब कंफ्यूजन है यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो जब भी हम लोग कैजुअलिटी की बात करते हैं, कैजुअलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? तो ये सवाल स्टूडेंट्स पेपर में 2 बार आया है, यूजीसी नेट में 2024 और 2023 दोनों बार एज इट इज ये पूछा गया है, ठीक है। और कैजुअलिटी जो है वो रिलेटेड होती है इंटरनल वैलिडिटी से। इंटरनल वैलिडिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, उसी चीज को कैजुअलिटी बोला जाता है, राइट। तो बहुत इजीली हम इसको समझ सकते थे। और अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें, तो बेसिकली एक्सटर्नल वैलिडिटी रिलेटेड होती है कैजुअलिटी से नहीं, ये रिलेटेड होती है जर्नलाइजेबिलिटी से।
ठीक है, जिसमें कि हम पॉपुलेशन को जर्नलाइज करते हैं सैंपल के थ्रू। ठीक है, तो ये कीवर्ड है एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी के। और अगर यहाँ पर आपसे ट्रांसफरेबिलिटी पूछा गया होगा कैजुअलिटी की जगह, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफरेबिलिटी इज रिलेटेड टू योर एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, सो जो चीजें मैंने आपको बताई वही पॉइंट्स यहाँ पर एज इट इज लिखे हैं। What can be correctly inferred about the traditional teaching method and support system? तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, पारंपरिक तरीका जो पढ़ाने का होता है, उसमें कौन कौन सी चीजों को फॉलो किया जाता है, ये इस सवाल में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास एंड टीच विद द यूजेज ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग का यही होता था, जहां पर ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए पक्का होगा। यहाँ पर भी ए नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, तो इनको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी भी श्योर है, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो बाकी हैं दोनों में ऑप्शन बी है। इट इज नोन एज बैक टू बेसिक सिस्टम। सी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में हमें सी नहीं मिल रहा है। अब डी और ई देखते हैं। वर्चुअल लैब्स आर यूज्ड एज वन ऑफ द टीचिंग टूल्स। वर्चुअल लैब्स क्या यहाँ पर यूज होती थी? और अगला है चार्ट, मैप्स एंड टेक्स्ट बुक आर द प्राइमरी सोर्स एंड हैंडआउट्स आर यूज्ड बाय द टीचर्स। सो चार्ट्स वगैरह जो हैं ये टीचर्स यूज करते थे। तो बिल्कुल सही है, उस समय पे वर्चुअल लैब्स नहीं होती थी, चार्ट्स मैप्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो इजीली हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज ए, बी एंड ई ओनली। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि इसी तरीके के पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती रहूं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीचिंग दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। यहाँ है मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, स्टेशन टीचिंग और कोऑपरेटिव टीचिंग। सो ये सभी टर्म्स हम लोगों ने लाइव क्लास में पढ़ी थी। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्रो टीचिंग क्या होता है। व्हेन अ टीचर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द एंटायर क्लास एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जब एक टीचर पूरी क्लास को एक साथ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक लंबे समय तक क्लासेस रेगुलर लेते हैं, तो उसको मैक्रो टीचिंग बोला जाता है। देन वी हैव माइक्रो टीचिंग, a teaching technique especially used in teachers pre-service education to train them systematically। माइक्रो टीचिंग का एक एग्जाम्पल है बीएड क्लासेस। आप सबको बीएड पता है, बीएड कोर्स हम लोग करते हैं, है ना? तो इसमें कुछ टीचिंग टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी फाइनल टीचिंग की जॉब से पहले आपको सिखाई जाती है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कोऑपरेटिव टीचिंग पढ़ा था, अ सिचुएशन इन क्लासरूम वेयर टू टीचर्स वर्क ऑन अ क्लास टुगेदर। इसका नाम ही बता रहा है कि कोऑपरेट करना है, सहकारी शिक्षण ही है। तो कोऑपरेट करना का क्या मतलब होता है कि जहां पर बहुत से टीचर्स क्लास में आते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं बच्चों को। ओके, सो ये इजीली हमें आंसर मिल सकता था, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। The amount of biomass produced by plants through photosynthesis minus, देखो यहाँ पर आपको बोला है कि the amount of biomass, कि कितना बायोमास प्रोड्यूस किया जाता है by the plants through photosynthesis, through photosynthesis minus रेस्पिरेशन लॉसेस इन द गिवन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड भी हम लोगों को यहाँ पर फिक्स दिया गया है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत आसान डायरेक्ट सवाल है, तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू दी रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स क्रिएटेड बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि यहाँ पर दिया गया है, माइनस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अदर लॉसेस। तो वही चीज यहाँ पर एज इट इज बोली थी। ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जिसको इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तरफ हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज दी है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ट्रीटीज या प्रोटोकॉल्स या फ्रेमवर्क्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, और एक तरफ उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। तो एक ही ऑप्शन में से हमें बहुत इजीली आंसर मिल सकता था, दैट इज योर सिंदाई फ्रेमवर्क। सिंदाई फ्रेमवर्क का पूरा नाम क्या है? सिंदाई फ्रेमवर्क का पूरा नाम है सिंदाई डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो यहीं से हमें आंसर मिल जाता, इट गोज विथ
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो ए को हम थर्ड से मैच करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमें इजीली आंसर दे रहा है। और सिंथाई फ्रेमवर्क पूरा डिटेल में कभी भी सवाल नहीं आता, जब भी सवाल आता है तो इतना सा ही आता है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ठीक है, आगे भी एक बार देख लेते हैं। मॉन्टेरी कंसेंसस क्या होते हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, मॉन्टेरी कंसेंसस होते हैं फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन। आगे है ब्रूंटलैंड रिपोर्ट, इट इज रिलेटेड टू आर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब नहीं है, ये ascribed ही होगा। ठीक है, ascribed टू लर्निंग स्टाइल्स। सो लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड क्या है, इट इज अ वे हाउ द स्टूडेंट्स लर्न। आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो ये वही है कि कैसे एक स्टूडेंट सीख रहे हैं, किस तरीके से वो किसी चीज को याद रख रहे हैं, दैट इज योर लर्निंग स्टाइल। सो ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, आगे है दे आर स्ट्रेंथ्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट। ठीक है, कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी प्रेफरेंसेस है, कि किस तरीके से आप जो है पर्यावरण में एडजस्ट हो रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी भी होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि जो दो ऑप्शंस बाकी हैं 1 एंड 3, इसमें सी नहीं है। इट इज बिहेवियरल पैटर्न डेवलप्ड फॉर अ न्यू लर्निंग। ठीक है, तो इजीली हमें आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये जो सवाल होते हैं ना जहां पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एक जनरल मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है, जनरली ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज सही है या गलत है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो बहुत इजीली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। What among the following can be correctly claimed in the light of assessment rubrics? ठीक है, तो असेसमेंट रूब्रिक से रिलेटेड बहुत बार पेपर में सवाल आए हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, है ना। तो मूल्यांकन, असेसमेंट रूब्रिक्स बेसिकली एक टूल होता है जो कि इंस्ट्रक्टर्स को या फिर टीचर्स को मदद करता है स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने में। इसमें इवैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारे सेट ऑफ क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक असाइनमेंट के रूप में स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि उस अकॉर्डिंग हम उनको इजीली क्या कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें। rubrics can be used for a variety of assignments like your portfolio, group projects, research paper, presentation, ये सब चीज़ों के समय पे हम असेसमेंट rubrics यूज कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, अ टूल यूज टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि किसी क्राइटेरिया के बेस पे जब स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, तो ऑप्शन ए फॉर श्योर होगा ही होगा, यहाँ पर ए नहीं है। आगे है अ मीन्स टू इंक्रीज सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बाय द इवैल्यूएटर। सो इवैल्यूएटर जो है वो इवैल्यूएट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इंक्रीज द सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ये वाला पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अब ऑप्शन 1 एंड 4 में देखो सी है ना, तो सी फॉर श्योर होगा ही होगा। इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द मेकिंग प्रोसेस। अब जैसे आपको एक ग्रुप वर्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें अगर एज अ टीचर मैं असेसमेंट रूब्रिक्स को यूज करती हूँ, तो उससे ट्रांसपेरेंसी होगी, मैं किसी के साथ, बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करूंगी, वो सबको दिखेगा, फेयरनेस भी होगी। ठीक है, आगे ऑप्शन आता है डी एंड ई में से एक हमारे पास सही होगा। ठीक है, ये बोलता है इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेट ऑर्बिटरी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर मॉडरेशन। नो, ये गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स की बात नहीं करता है, इट इज एन इनोवेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, ये एक नया तरीका है इवैल्यूएशन का, तो ऑप्शन नंबर सी सही, ई सही होगा। तो करेक्ट आंसर आ गया ए, सी एंड ई ओनली। आसान सवाल था, और असेसमेंट रूब्रिक्स का बेसिक यही है कि ये एक नया सिस्टम है इवैल्यूएशन का, जिसमें हम स्टूडेंट्स को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू देयर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ये एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पेपर में अभी पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फॉरेस्ट कवर कितना है किसी स्टेट का। तो ये इसका एक करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, देन वी हैव छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अरेंज दी 5 W's ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। कम्युनिकेशन में बोला जाता है कि 5 W होते हैं, उनको हमें अरेंज करना है। वाई, वेन, व्हाट, हु, वेयर। तो देखो, जब भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने जाते हैं, तो सबसे पहले व्हाट पता होना चाहिए कि बात क्या करनी है। अब आप मेरे पास क्लासरूम में आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बात करनी क्या है। ठीक है, टॉपिक क्या है कम्युनिकेशन का, तो व्हाट विल कम फर्स्ट। उसके बाद हु, कि आपको टॉपिक तो पता लग गया, व्हाट आपको पता लग गया कि मुझे पेपर 1 का कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है, दैट इज व्हाट। हु मतलब अब आप किन से पूछोगे? मेरा नाम अंकिता है, मुझसे पूछोगे। हमारे पास नेहल सर है, उनसे पूछोगे। हमारे पास अक्षता मैम है, उनसे पूछोगे। हु, किन से पूछना चाहते हो? कौन चाहिए आपको कम्युनिकेशन के लिए? वेयर मतलब कहाँ से और कैसे पूछोगे? देन है व्हेन, कब पूछोगे? व्हाई, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये टॉपिक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के प्रॉपर सीक्वेंस में 5 W's हैं जिनको अरेंज करना पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट वी हैव इज एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं जिनको कुछ आर्टिकल्स के नाम दिए गए हैं। ये हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट का क्वेश्चन है। तो ये सवाल बहुत बार तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जरूरी है। सेट के लिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर पर जाते हैं। तो विमेन्स एजुकेशन के लिए जो एक्ट है उसका नाम है 15 पार्ट 2, Education of Minorities 29 Part 3, Secular Education 28, Right to Education is your 21A. Among the following which is correct in the context of शब्द प्रमाण। तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग के इंडियन लॉजिक वाले पार्ट में ये पढ़ा है कि शब्द प्रमाण क्या होता है। तो शब्द प्रमाण बेसिकली यूज होता है फॉर वेदांतीस। ठीक है, वेदांत क्या होते हैं? वेदांत बेसिकली वेदों का कंक्लूजन होता है। वेद पुराण हमने पढ़े ना, तो वेदों का कंक्लूजन वेदांत होता है। तो वेदांतीस कौन होते हैं? जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है। फॉर वेदांतीस अवर्ड प्राइमरली, दैट इज शब्द प्रमाण प्राइमरली मीन्स द क्लास कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज बहुत बहुत बार नेट एग्जाम में पूछी गई है, जो कि आपके लिए जरूरी है। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हो सीरीज को, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट यूनिट वाइज सीरीज चाहिए या फिर इसी तरीके से आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपकी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।